Hello students and welcome to yet another session of Top 35 MCQs. आज हम करने वाले हैं Laws of Motion के MCQs. So let's begin. Question number 1. Which of the following is not a vector quantity? इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? अगर आप पहला ही ऑप्शन देखें स्पीड का, तो अगर आपने थोड़ा भी काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर कैसे हो सकती है? इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. आपके पास वेलोसिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. टॉर्क है, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आई होप ये आसान क्वेश्चन आपसे हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. तो आपसे स्लोप के बारे में पूछ रहा है. सबसे पहले तो मैं आपको स्लोप के बारे में बता दूं कि स्लोप आखिरकार होता क्या है. जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप के बारे में हम देखिए, अगर आप ग्राफ पे देखिए जो मैंने यहाँ बनाया है, आपके पास एक वैल्यू आती है जो वाई एक्सिस पे होती है एंड आपके पास एक वैल्यू होती है जो एक्स एक्सिस पे होती है. यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे जो मतलब वाई एक्सिस पे जो पैरामीटर आप दिखाएंगे दैट विल बी वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पे जो पैरामीटर दिखाएंगे दैट विल बी टाइम. तो स्लोप एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए, चेंज इन वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ठीक है, दिस इज स्लोप. आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x. ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो y एक्सिस पे लेट्स से मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं y एक्सिस पे. ठीक है, दैट इज v1 एंड x एक्सिस पे t1. ओके, वैसे ही पॉइंट 2 ले लेता हूं मैं, जो y एक्सिस पे जिसकी वैल्यू v2 है एंड x एक्सिस पे जिसकी वैल्यू t2 है. ओके, इसको ज़रा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. ओके, y एक्सिस पे v2 एंड x एक्सिस पे t2. ठीक है, इस तरफ x एक्सिस और x एक्सिस यहाँ पर टाइम है. तो अगर आपने बोला लेट्स कैलकुलेट स्लोप, देन स्लोप विल बी y एक्सिस पे फाइनल वैल्यू इज v2, y एक्सिस पे इनिशियल वैल्यू इज v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला किसका बन चुका है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एंड दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. ठीक है ना, आपने एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला याद किया है तो एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन. तो आपका पहला ऑप्शन एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर, है ना. डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं शो कर रहा है, डिस्टेंस भी ये शो नहीं कर रहा है, स्पीड भी ये शो नहीं कर रहा है. दिस विल शो यू द एक्सेलरेशन. एंड मैं चाहता हूं आप ये बात याद रखिए. ठीक है, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं नोट. आप ये बात एज अ नोट याद रखिए. हमें क्या बात याद रखनी है? आपको याद रखना है कि द स्लोप ऑफ velocity time graph, the slope of velocity time graph, excuse me, velocity time graph क्या देता है आपको? slope of velocity time graph. The slope of velocity time graph gives you acceleration. ठीक है, I hope आप ये बात याद रखेंगे. It is an important point to note. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि फॉर अ मूविंग बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो अगर एक मूविंग बॉडी है जिसकी एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब हर एक टाइम इंटरवल पे सेम रेट से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्या डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ लीनियर होगा? वेल, अगर यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ, लेट्स से.
ठीक है, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस। ये आपसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगी। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूँगा तो वाई एक्सिस पे मैं रखूँगा डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एंड एक्स एक्सिस पे आ जाएगा आपका टाइम, तो टाइम को मैं आपका टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर होगा। तो देखिए, अगर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, आपको अगर वेलोसिटी चाहिए तो, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। अगर आप एक्सेलरेशन को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं तो यहाँ से आपका dv आ जाएगा adt, एंड नथिंग, आपको बस इंटीग्रेशन करनी है टाइम 0 से t। ठीक है, अगर आप टाइम 0 से t इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा v2 माइनस, या फिर आपको ये इक्वेशन अगर याद होगी, आपको मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। एंड आप कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है वेलोसिटी एंड टाइम का। लेकिन आप भूल रहे हैं कि वो तभी होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन अगर आपकी कांस्टेंट होती है तो आपको लीनियर ग्राफ मिलता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताता कौन है, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर ग्राफ जो शो करेगा उसमें एक्सेलरेशन की बात होगी? नहीं, उसमें एक्सेलरेशन की बात नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे तो आपको जाना ही नहीं है, आपको किस पे देखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन बताता है। तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नॉन लीनियर होगा? बिल्कुल सही, नॉन लीनियर ही वो बताएगा। ठीक है, मान लीजिए स्लोप ऐसे बढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन कुछ टाइम तक इंक्रीज हो रही थी, फिर स्लोप ऐसे हो गया कि डिक्रीज कर रही थी, फिर ऐसे हो गया कांस्टेंट होगी, तो आपको इस तरह का कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ आएगा, दैट विल बी नॉन लीनियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या ऑप्शन डी कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर आप ये चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास m। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्स अगर बढ़ाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर फोर्स आप बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, एंड अगर आप मास को घटाओगे, या फिर बोल दूँ मास को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन घटेगी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, एंड एक्सेलरेशन यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, based on this formula and question। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि जब आप सेकेंड लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन एक सर्टेन कंडीशन के अंदर ही ये फॉर्मूला बनता है हर बार के लिए। मतलब टेक्निकली आप जितने भी चीज़ें यूज़ करोगे वहाँ तो F इज इक्वल टू m ही लगेगा, बट फोर्स को सेकेंड लॉ का असली मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज द सेकेंड लॉ। ठीक है, खैर वापस आते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, एंड एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो आप पहला देख रहे हैं, क्या एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है? नहीं। क्या एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है? येस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है? येस, दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट। क्या ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास? नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको 2 ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। जनरली तो आपको क्वेश्चंस में एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलता है। इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है क्योंकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मेट है इन क्वेश्चंस का, इन फॉर्मेट को बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज़ अ, ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, लेट्स से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट। जब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो इसके अलोंग होगी ऐसे, जब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इस टेंजेंट के अलोंग होगी। थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ, ये इस तरीके से है ना। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हर सेकंड डायरेक्शन बदल रही है, एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी भी बदलेगी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगेन विद द सेम रीजन। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड तो एक्सेलरेशन भी हर सेकंड चेंज होगी, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। चलिए, अगर मैग्नीट्यूड की बात आ रही है देन वी कैन कंसीडर कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यस इट कैन बी कांस्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट होगा। ऑप्शन डी कह रहा है नॉन वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखिए, ये नॉन वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरी नहीं कर रही है, मतलब चेंज नहीं कर रही है, मतलब कह रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। चलिए, ये एक पार्टिकल है, इसको आपने वर्टिकली फेंका है ऊपर। ये कह रहे हैं कि व्हेन इट रीचेज, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज़। चलिए पहले आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये वर्टिकल मोशन करते 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 यहाँ पहुँच रहा है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके। लेकिन अगर आप ध्यान दें, आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं इस पार्टिकल को यहाँ वापस ले आता हूँ, ये यहाँ पर। चलिए, इसके ऊपर दो चीज़ें लग रही हैं। ये कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड्स, दूसरे पेन से बनाता हूँ, कॉन्स्टेंटली इस पे डाउनवर्ड्स, अरे स्ट्रेट बन जा, कॉन्स्टेंटली, यस, कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड्स आप पे इस पे क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस बॉल का मास m है तो इस पे कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रही है, ठीक है। या फिर अगर इसको प्योर काइनेमेटिक्स से देखना चाहें, प्योर काइनेमेटिक्स से देखना चाहें तो हम बोल रहे हैं कि इस पे डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन लग रही है, जिस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी, इस बॉल की वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्योंकि आप इसको वेलोसिटी कम कैसे होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंड इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पहुंच जाएगी, अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे ही ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, इसने अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली। तो जब इसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, इसके पास एक ही ऑप्शन है वापस नीचे आने का। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि वेलोसिटी विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव the direction of acceleration। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए। तो आपने जब बॉल को ऊपर फेंका, आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन तो दी अपवर्ड्स, है ना। ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन लगा रही है डाउनवर्ड्स। तो वेलोसिटी चाहती है, वेलोसिटी क्या चाहती है? वेलोसिटी चाहती है कि मेरी डायरेक्शन अपवर्ड्स ना हो, मेरी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो। अरे यार, कॉमन सेंस है, किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे वो नीचे तो आएगी ही ना। तो नीचे कब आएगी? जब ये एक पॉइंट पे रुक जाएगी एंड फिर उस रुके हुए पॉइंट से वापस आएगी। तो दैट इज द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट। एंड यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी 0, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी
आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी चेक कर सकते हैं। आपने कहा कि कैसे देखेंगे आप, चलिए देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है तो आपके पास यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2g इंटू एच आ जाता है। यहाँ से आपकी h आ जाती है, दैट इज यू स्क्वायर बाय 2g, है ना। यही फॉर्मूला रटा है ना आपने कि मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मतलब अगर आप फाइनल वेलोसिटी को 0 रखोगे तब ये हाइट आ रही है, मतलब हमने जो किया है सही किया है, ठीक है। तब भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस कह रहे हैं कि अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वेल टेक्निकली ट्रू है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट की बात हुई है तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है अ डाउनवर्ड वेलोसिटी, ये भी सरासर गलत है। एंड ऑप्शन डी कह रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये भी गलत है। तो यानी बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है। देखिए, वेक्टर्स के बारे में आप सुन सुन के थक गए हैं कि उसके पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड, है ना, एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास और क्या होता है, डायरेक्शन। तो कॉमन सेंस है, जब दो एस्पेक्ट वेक्टर की वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं तो दोनों एस्पेक्ट्स सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब जाके दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस आपसे कह रहा है कि ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, तो वो सेम नहीं होंगे। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि ओनली देयर डायरेक्शंस आर सेम, तब भी वो इक्वल नहीं होंगे। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर द सेम। यस, यही बात तो हम कर रहे थे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन ऑप्शंस आर इज नॉट एक्सेलरेटेड। चलिए देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आए तो सोचने से अच्छा है आप पेन चलाइए, ठीक है ना, क्योंकि इमेजिनेशन धोखा दे सकती है लेकिन मैथ्स आपको धोखा नहीं दे सकता अगर आप सही से करें तो, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड जो है कांस्टेंट है, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आपसे ऑप्शंस में क्या पूछा गया है कि इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, माइट बी एक्सेलरेटेड, कुछ एक्सेलरेशन है। ऑप्शन सी आपसे पूछ रहा है कि इज़ ऑलवेज एक्सेलरेटेड, एंड ऑप्शन डी आपसे पूछ रहा है ऑल्सो हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी आपने पिछले एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन में देखा है कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन सी, क्या हमेशा ही एक्सेलरेटेड होगी अगर स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इज नॉट एक्सेलरेटेड, तो ऑप्शन बी आपसे कह रहा है माइट बी एक्सेलरेटेड। वेल, कुड बी ट्रू, कुड बी फॉल्स, लेकिन चेक कर लीजिए। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू v2। क्या v1 बराबर v2 है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। आप मान लीजिए कि टाइम सेम है तो इसको t लिखिए, ठीक है ना। तो v2 और v1 अगर बराबर हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन आ गई 0, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इट इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसे पहले आया था, बस आपको ये बताना है कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है, आई मीन स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो पहला है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा है फोर्स, फोर्स इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बचा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बचा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप ये याद भी रखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल,
अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या ऑप्शन नंबर ए नो वर्क इज डन ऑन इट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ऑप्शन नंबर सी नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, या ऑप्शन नंबर डी इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए सर्कुलर मोशन में आप देख चुके हैं कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, तो ऑप्शन डी इज गलत ऑप्शन। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, अरे बिल्कुल होती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगी। नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये भी गलत है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपसे पूछ रहा है, सिंपल फैक्ट बेस्ड सवाल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए ये याद रखने वाली बात है, फैक्ट है कि न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन में फैक्ट पता है तो आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन। तो देखिए मान लीजिए एक इंसान है जो ऐसे भाग रहा है, ठीक है, चलिए ये ठीक है, उसने एक वेलोसिटी v गेन कर ली है एंड इसके बाद ये जंप करने वाला है, तो ये इस तरीके से कुछ जंप करेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप भाग रहे हैं v वेलोसिटी से एंड ये जैसे ही जंप करेगा तो जिस वेलोसिटी से ये जंप कर रहा था तो वो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, एंड इनर्शिया की वजह से वो इस वेलोसिटी में रहना चाहेगा एंड जंप के दौरान ये वेलोसिटी उसको ज़्यादा दूर जाने में हेल्प करेगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो खैर इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है कि अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू, एक इंसान है उसने पत्थर को किक मारा है और उसे भी दर्द हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी रिएक्शन, आई मीन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप एक पत्थर पे किक करके उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो पत्थर भी आप पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस थर्ड लॉ की वजह से आपको भी दर्द होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इनर्शिया करेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी करेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी रिएक्शन करेक्ट है? यस, रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट है विद अ स्पेसिफिक मास विल वे, लेट्स से उस ऑब्जेक्ट का मास x था, तो उसका वेट कितना होगा? आप बोलोगे सिंपल है सर, या फिर x की जगह हम मान लेते हैं उसका मास m था। तो आपने कहा है एक बॉडी है, ये रही एक बॉडी, इसका मास m है, ठीक है ना। तो इसका वेट कितना होगा? सिंपल है, किसी का भी वेट इज नथिंग बट अ फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी भी बॉडी का वेट will be nothing but mass of that weight into acceleration, जो gravitational force लगाती है जिसको हम g से लिखते हैं, ठीक है ना। तो weight will be mass into acceleration due to gravity, that is g। तो ऑप्शन है क्या जीरो ऑन अर्थ? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी लेस ऑन द अर्थ देन ऑन द मून, अरे मून की ग्रेविटेशन वीक है, तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी मोर ऑन अर्थ देन ऑन द मून, देखिए ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशन ऑन मून, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ज़्यादा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन इन अ बॉडी बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए व्हाट इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स? लेट्स से आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है,
इस बॉक्स पे दो फोर्सेस लग रही हैं, ये इधर ज़मीन पे रखा हुआ था, इस बॉक्स पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन एंड एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स विल बी 20 माइनस 10, दैट विल बी 10 न्यूटन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, तो एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है, तो ये जो भी नेट फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास m। तो ऑप्शंस कह रहे हैं क्या एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या यहाँ पर देखिए, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, या फिर आप ऐसा देख सकते हैं क्या फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, बिल्कुल सही, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, बिल्कुल सही। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 60 न्यूटन। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इट्स वेट विल बी। देखिए, आपको याद रखनी है ये फैक्ट कि वेट, एक्सक्यूज मी, आपका जो वेट है, वेट ऑन अर्थ is 6 times the weight on moon। ठीक है, तो बस ये रिलेशन यूज़ कीजिए। आपने कहा क्या मास सेम रहेगा, बिल्कुल, तो वेट ऑन अर्थ विल बी 6 टाइम्स वेट ऑन मून। तो वेट ऑन अर्थ कितना है 60, तो 60 इज इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑन मून। तो यहाँ से आपको पता चला वेट ऑन मून इज इक्वल टू 60 बाई 6, दैट मीन्स वेट ऑन मून विल बी 10 न्यूटन। आपके सामने आंसर क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, 0.2 kg एंड देन आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको kg में आपको वैल्यू दी गई है, आपने उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। देन कन्वर्जन ऑफ kg टू ग्राम, आपको बेसिकली यही करना है। ठीक है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो 0.2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जिसको नहीं पता है आप याद रखिए, 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स। हमने बस यही कन्वर्जन को यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि मास एंड वेट दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ मेजर द सेम थिंग, बिल्कुल नहीं। आर एग्जैक्टली इक्वल, ये भी गलत। ऑप्शन सी कह रहा है आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, बिल्कुल सही, दो डिफरेंट क्वांटिटीज है। ऑप्शन डी कह रहा है आर बोथ मेजर इन किलोग्राम, ये भी गलत। देन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 20th आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ये तो डेफिनेशन है वेट की, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेट। जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया गया है, वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखते हैं ये रिलेशन, कि ऑप्शन नंबर बी बता रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी देख लेते हैं, मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, नहीं। मास प्लस एक्सेलरेशन, नहीं। ऑप्शन डी मास माइनस एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि अ बॉडी मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट हैज़ रिटार्डेशन। चलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते जाता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड। तो मैं एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ एंड इसको माइनस कर रहा हूँ। तो राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड।
देन आपसे पूछा जा रहा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिखूंगा मैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे स्पीड पूछी है आफ्टर 6 सेकेंड, तो आपसे टाइम दिया गया है कि 6 सेकेंड के बाद मुझे बताइए स्पीड कितनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए कि v माइनस यू या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप ये इक्वेशन लगा लीजिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने कहा है कि मेरे पास फाइनल वेलोसिटी बताइए टाइम 6 सेकंड के बाद, जबकि इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है दैट इज़, मैं यहाँ पर ये इसको करेक्ट कर देता हूँ, आप इसको u से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो u 20 है प्लस एक्सेलरेशन माइनस 4 है इंटू टाइम आपको 6 दे रखा है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे देन v विल बी 20 माइनस 24, तो वेलोसिटी विल बी -4 मीटर पर सेकेंड। तो -4 से मतलब आपका है कि आपकी बॉडी पहले ऐसे जा रही थी, एक्सेलरेशन लग रही थी, स्लो होती जा रही थी, उसके बाद ऐसे चलना शुरू होगी, ठीक है ना। तो जब ऐसे चलना शुरू होगी आपको उस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली है। आई होप इट इज़ क्लियर। क्या चारों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी -4 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रही है कि अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको बताना है द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं इसको फिगर की हेल्प से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये जो ब्लैक से मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द ब्रिज, दिस इज़ द ब्रिज, इट इज़ 1 किलोमीटर लॉन्ग। ये ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग है। आपका ये आ गया ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट, ये आ गया ब्रिज का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। आपकी ट्रेन, लेट्स से दिस इज़ योर ट्रेन, ओके। ट्रेन आपकी कितनी है? 100 मीटर्स की ट्रेन है। इस ट्रेन का पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लोज बनाता हूँ। ये है ट्रेन का पॉइंट ए, ये है ट्रेन का पॉइंट बी, ठीक है। दिस इज 100 मीटर। अब इस ट्रेन को क्रॉस करना है, तो ये क्रॉस कब करेगी? मान लीजिए अब ये ट्रेन एग्जैक्टली यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। पॉइंट ए ब्रिज के एंड को टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट ए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पॉइंट ए हैज़ ट्रेवल्ड, पॉइंट ए ने कितना ट्रैवल कर लिया है? 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, दैट इज़ द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेकिन क्या ट्रेन ने अभी भी ब्रिज क्रॉस किया? नहीं, ब्रिज के अंदर ही है काफ़ी सारी ट्रेन। तो ट्रेन कब ब्रिज क्रॉस करेगी? जब ट्रेन का पॉइंट बी इस ब्रिज को क्रॉस करेगा, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल किया है? 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर्स, 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर, दैट इज 1100 मीटर। मैं मीटर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑप्शंस पे नज़र डालें तो आंसर सेकंड में है। क्योंकि आंसर सेकंड में है तो आपको ऐसा यूनिट्स लेने पड़ेंगे, मीटर एंड सेकंड्स को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपकी ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? ट्रेन की वेलोसिटी या ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो 60 किलोमीटर पर आवर है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप 60 किलोमीटर की जगह लिखेंगे मीटर, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, एंड डिवाइडेड बाय आर, आर में होते हैं 36 सेकेंड, तो आप लिखेंगे 3600, ठीक है। दिस जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो चुके हैं। 6 इंटू 10, 6 इंटू 6, तो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल है, आपने कहा सर मुझे पता है, दूसरे कलर से लिखता हूँ, मुझे पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इसका मतलब है कि अगर मुझे टाइम चाहिए तो दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपके पास, चलिए सारी कैलकुलेशंस को मैं यहाँ पे करता हूँ। आपके पास टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितना है? आपने कहा सर 1100 मीटर। तो 1100 मीटर को
आपने डिवाइड किया है, टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है, स्पीड इज़ 100 डिवाइडेड बाई 6, तो 100 डिवाइडेड बाई 6, 6 ऊपर चला जाएगा। बैकग्राउंड में आने वाली आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 6 into 11 seconds, that is time comes out to be 66 seconds. Option B will be the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ही ट्रेवल्स अनदर 25 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो चलिए उसकी एंटायर जर्नी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि उसने फर्स्ट 15 किलोमीटर, ठीक है, पहले 15 किलोमीटर उसने ट्रैवल किए हैं विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए 30 किलोमीटर पर आवर, एंड उसके बाद के 25 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है विद द हेल्प ऑफ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। आपको बतानी है इसकी एवरेज स्पीड। तो चलिए देखिए फंडामेंटल्स पे चलते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, देन एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो आपने कहा कि जो एवरेज स्पीड है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ वी बार से, वी बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर कितना होगा, देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, पहले इसने 15 किलोमीटर चला है, बाद में इसने 25 किलोमीटर पर चला है, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 15 + 25। अब टोटल टाइम की बात करते हैं, तो टाइम तो ये चला ही नहीं, तो टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आपने कहा सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। अगर स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने कहा सिंपल है सर, डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया था 15 किलोमीटर एंड कितने स्पीड से किया था, 30 किलोमीटर पर आवर से, तो दैट विल बी इट्स टाइम t1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम t1 इज इक्वल टू 15/30। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो दैट विल बी 1/2। ठीक है, एंड टाइम t2 विल बी 25 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज, अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं देन इट विल बी 5/2। चलिए प्लस 25/10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो v बार विल बी 25 + 15 इज 40 डिवाइडेड बाय, चलिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 1/2 + 5/2। ठीक है, तो v बार विल बी 40 डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 LCM लेना चाहते हैं तो ये रहा 2 LCM, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 5, तो v बार विल बी 40 × 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो v बार विल बी 40/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपके पास एवरेज स्पीड कितनी आई है, ऑप्शन नंबर ए 40/3 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 40 kg। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास 40 kg है, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 40 kg। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, एंड उसने कहा है कि वो रेस्ट से चला है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u आपकी 0 है। आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस चला है बॉडी ने इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला है इन 20 सेकेंड्स। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो तो आप बोलोगे सर s इज इक्वल टू ut + हाफ at², है ना, s इज इक्वल टू हाफ ut + हाफ at²। तो s आपको निकालना है, s इज डिस्प्लेसमेंट, एंड अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं होता, इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। u इज़ 0,
तो ut will be 0 plus half acceleration a is 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, n इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइम इज 20 सेकेंड्स। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 20 का स्क्वायर इज 400, 2 1s are 2 2s are, तो डिस्प्लेसमेंट s विल बी 4 इंटू 200, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख देता हूँ s इज इक्वल टू 4 2s are 800 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाइज इट्स स्पीड विद डायरेक्शन। तो आपको स्पीड विद डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर कट है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ द कार इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे बोला गया है कि स्पीड ऑफ द कार 20 मीटर पर सेकेंड है। कितना डिस्टेंस आप किलोमीटर में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी ट्रैवल कर सके फॉर 2.5 आवर्स। तो आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड इज़, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, आपको स्पीड दी गई है, देन स्पीड इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर में चाहिए। तो आपने कहा वेलोसिटी को अगर किलोमीटर पे आवर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे एंड 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस 0 36 इंटू 2 इज 72, तो 720/10 यहाँ पर आपकी वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं आपके डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा, ठीक है। फॉर्मूला आता है ना आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज 72, टाइम आपका है 2.5 आवर्स, तो दैट विल बी 2.5, या इसको आप लिख सकते हैं 25/10, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं 72 इंटू 25/10, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो और आसान करने के लिए आप इसको 75 इंटू 5/5 5 इंटू 5 कर सकते हैं। अब देखिए आसान कैसे होगी, मैं 72 को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप करिए सबसे पहले 72 का आधा, 72 का आधा होगा 36, अब उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 360। अब इसको आप दोबारा से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 गया, तो दैट इज 36 इंटू 5। अगेन सेम प्रोसेस, 36 का आधा इज 18 एंड 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो आपका आंसर आना चाहिए 180 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया होगा। If my calculation is right, then option C will be your correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि a force acts on an object which is free to move, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो फ्री टू मूव है उस पर फोर्स लग रही है। If we know the magnitude of the force, अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है, and the mass of the object, ठीक है, then Newton's second law of motion enables us to determine the object's dash। देखिए आपको ऑब्जेक्ट का मास पता है, आपको ऑब्जेक्ट का मास पता है, आपको ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स पता है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड लॉ लगाएं तो आप बोलोगे क्या फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो आपको अगर फोर्स पता है, आपको अगर मास पता है, तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास m हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी एक्सेलरेशन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, ठीक है, बॉडी है उसका मास 10 kg है, इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मास ऑफ द बॉडी आपके पास 10 kg है, आपके पास वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, तो यू विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। उस पर एक फोर्स लग रही है दैट इज़ 50 न्यूटन। चलिए ठीक है, कितने टाइम के लिए लग रही है? आपने कहा 2 सेकेंड के लिए लग रही है। तो आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी, कैसे बताएंगे? चलिए देखिए, क्या आपने कहा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो क्या फोर्स हमें पता है? यस, फोर्स इज 50 न्यूटन। क्या मास हमें पता है? दैट इज 10 kg। क्या एक्सेलरेशन पता है? बिल्कुल नहीं, एक्सेलरेशन नहीं पता। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी आपकी 50/10, यानी कि एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन आ चुकी है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। आपको वेलोसिटी v पता है? यस, दैट इज, क्या वेलोसिटी v पता है? बिल्कुल नहीं, वही तो निकालनी है। तो v निकालनी है। क्या आपको u पता है? u इज़ 1। आपको एक्सेलरेशन पता है दैट इज़ 5 एंड आपको टाइम पता है दैट इज़ t। तो वेलोसिटी विल बी 1 प्लस 10, यानी वेलोसिटी विल बी 11 मीटर पर सेकेंड। So this should be your final answer, that is option number D, 11 मीटर पर सेकेंड। I hope it is clear। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपस इज टू। अगर ओडोमीटर आपको बताता है माइलेज तो आपको कंपस क्या बताएगा? क्या वो स्पीड बताएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो हाइकिंग बताएगा? बिल्कुल नहीं। नीडल? अरे बिल्कुल नहीं। तो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, कंपस अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो वो डायरेक्शन देता है। तो नीडल आपकी जिस तरफ पॉइंट करेगी दैट विल बी योर डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग बस suddenly applies brake, the passengers sitting on it will fall in forward direction। ये कैसे एक्सप्लेन होगा? क्या ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से होगा? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से होगा? वेल यस, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एंड मान लीजिए ये आप हैं एंड आप इस तरीके से खड़े हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे बढ़िया तरीके से खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? बस के फ्लोर पे खड़े हैं। तो बस चल रही थी v से, तो जब बस v से चल रही थी तो आप भी तो v से चल रहे थे, तो आप थे इन द स्टेट ऑफ मोशन। आप थे इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे ही बस ने ब्रेक्स अप्लाई की तो आपकी पाँव जो फ्लोर से अटैच थे उनकी तो वेलोसिटी हो गई 0, उसकी वेलोसिटी होगी 0, लेकिन आपकी अपर बॉडी तो अभी भी v वेलोसिटी से चल रही थी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बिकॉज ऑफ इनर्शिया आपकी बॉडी अभी भी v वेलोसिटी से चल रही थी, तो आप आगे की ओर धक्का खाएंगे। हेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि एक फेदर है ऑफ मास 15 ग्राम। ठीक है, इसको ड्रॉप किया है फ्रॉम अ हाइट। इट इज़ फाउंड टू फॉल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेट फोर्स। देखिए कॉमन क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो नीचे गिर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से गिर रहा है तो यानी कि v1 इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बराबर होंगे। यानी कि अगर आप एक्सेलरेशन निकालें तो v2 माइनस v1 अपॉन t, एक्सेलरेशन आपकी आएगी 0। एंड आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू 0 होगा तो फोर्स भी आपकी 0 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, कि फोर्स आपकी 0 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, बस डिफरेंट अंदाज से। अब ब्रेक की जगह आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो अभी भी ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही एक्सप्लेन होगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जब आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो जब उसने बस स्टार्ट की तो
आपकी बॉडी जो है, अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में रहेगी एंड आपकी लोअर बॉडी चलने लगेगी, जो कि बस के फ्लोर के साथ है, ठीक है। तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर एंड आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर एंड ये टाइम इंटरवल है आपके पास 5 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन बतानी है। चलिए, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने कहा फाइनल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड आंसर जो है आपका, पहले देख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो आप क्या कीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए यहीं कर देता हूँ। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3600 से डिवाइड करना है। तो v इतना आ जाएगा, u आ जाएगा आपका, दैट विल बी 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो प्लस एक्सेलरेशन आपकी कैलकुलेट करनी है एंड टाइम आपको दिया है, दैट इज टाइम आपको दिया है 5 सेकेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने कहा ये दोनों ज़ीरो कैसे कैंसिल, 13 6 1 जा तो यहाँ पर आ गया 10, ये दोनों ज़ीरो 18 1 जा 18, 2 जा 36, 2 1 जा 2, 5 जा 10, तो दिस इज़ 5 प्लस 5 इंटू ए। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाती है 5 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन आ गई है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर होगा सी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 35 आपका लास्ट क्वेश्चन स्लाइड का क्या कहता है। ये कहता है कि अगर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन टू एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको मास दिया गया है, आपको बोला गया है मास कैलकुलेट कीजिए। आपको फोर्स दी गई है, यस आपको बोला है 90 न्यूटन की फोर्स है एंड एक्सेलरेशन भी दी है, दैट इज़ 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपकी 90 है, मास निकालना है एंड एक्सेलरेशन आपकी है 2.6। तो 90 डिवाइडेड बाय 2.6 विल बी योर मास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 90/26 इंटू 10। देखिए, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो टाइम भी लगेगा। एक काम कीजिए, आप अप्रॉक्सीमेटली 26 को 25 मान लीजिए, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि आप ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, क्या मैं कह सकता हूँ 5 5 ज़ा एंड 5, अगर आप कहें तो 5 1 ज़ा 5 18, ठीक है, 5 18 ज़ा 90। तो आप इसको 2 से करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 36 आ रहा है, ठीक है। आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 36 आ रहा है। तो 36 के क्लोजेस्ट देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, क्या 44 आ रहा है, नहीं, क्या 34.6 आ रहा है, बिल्कुल सही, ये क्लोजेस्ट आंसर है, दैट इज़ 36। अगर आप क्लोजेस्ट नहीं जानना चाहते, देखिए आप एक्यूरेटली भी कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 26। चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप 26 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 26 इंटू 4 करेंगे तो 100 से ऊपर चला जाएगी वैल्यू। तो 26 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 6 3 ज़ा 18, 78, ठीक है। तो पीछे बचेगा 12, आप पॉइंट लगाएंगे, आपका आंसर आएगा 120। तो 26 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 104, ठीक है ना। 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 9 10 एंड आपके पास आ गया, दैट विल बी 16, ठीक है। तो 16 आ जाएगा, तो 3.4 इंटू 10 विल बी 34। चलिए आगे और कर लेते हैं, पॉइंट है तो 60 एंड 26 इंटू अगर आप करेंगे 5 से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 34.5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज टू 34.6, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा।
बिकॉज यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय 25 जहाँ पर है, 90 डिवाइडेड बाय 26 जहाँ पर है, फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आप इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ आई होंगी एंड इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।